तो दोस्तों, ये पिछले ही वीडियो का एक एक्सटेंशन है। पिछला वीडियो लंबा ना हो इसलिए उसको वहीं पे समाप्त करना पड़ा था। अब आज जो उनका दूसरा सवाल था उसको भी जवाब दे देते हैं कि क्या गुरु चांडाल दोष जो है वो फोबिया का कारण बनेगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। आधा सत्य क्यों है, पूरा सत्य क्यों नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। गुरु चांडाल का जो हम योग फॉर्म कर रहे हैं वो आप अलग अलग तरीकों से देखेंगे तो भी आपको सिर्फ 3 तरीके मिलेंगे। पहला है नॉर्मल ज्योतिषी, जिसे हम पराशर ज्योतिषी कहते हैं। वो कहता है जब कभी भी गुरु का राहु के साथ कंजंक्शन होगा तो गुरु चांडाल बनेगा। दूसरा है वो है भृगुनंदी नाड़ी। उनका कंसेप्ट कहता है कि अगर ये आपस में त्रिकोण में भी होंगे तो भी आपको ऐसा फल देंगे जैसे कि गुरु चांडाल हो। यहाँ पे त्रिकोण से मतलब है कि गुरु राहु से जब भी त्रिकोण में होंगे तो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से उनको एक कंजंक्शन में माना जाता है। पराशर ज्योतिषी कहता है कि जब दो ग्रह आपस में साथ में बैठे हों तब उसे कंजंक्शन माना जाता है। मैंने आप लोगों को अभी तक क्योंकि कंजंक्शन पढ़ाया नहीं है इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी आपको मुश्किल लगती होगी। एक्चुअल में कंसेप्ट इस बात का है कि जब कंजंक्शन लेना होगा ना तो उनके बीच की डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दो ग्रह अगर कंजंक्ट हैं इसका मतलब है उनके बीच की डिग्री का डिफरेंस जो है वो 5 या 5 से भी कम होना चाहिए। नहीं तो फिर वो जैसे ही हम डिवीजन करते हैं अपने डिविजनल चार्ट्स के लिए तो प्लेनेट अलग अलग बट जाया करते हैं। इस कारण से कंजंक्शन तभी बनता है जब दो ग्रहों के बीच की डिग्री 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो ये तो पहली बात है, कंजंक्शन का रूल हुआ। दूसरी चीज ये कि गुरु चांडाल जो है वो फोबिया दे सकता है। तो यस, वो तब दे सकता है जब गुरु नीच राशि में बैठा हुआ हो। गुरु नीच राशि में बैठा हुआ हो यानी कि आपका जो समझ है, आपका जो ज्ञान है वो काम ना करता हो और उसी के साथ राहु बैठ जाए। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में आपका जो आपकी विस्डम है वो काम नहीं कर रही और आप किसी चीज को लेके समझ नहीं पा रहे, हकीकत को नहीं जान रहे और आप डर रहे हो। ये एक तरह से फोबिया हो सकता है। लेकिन एक बात समझिएगा, ये योग जो फॉर्म करेगा, ये योग फॉर्म करने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो तकरीबन तकरीबन 12 साल लगता है गुरु को एक राशि से दोबारा उसी राशि पे आने के लिए। और राहु जो है वो 18 साल लेंगे एक ही राशि पे वापस आने के लिए। इसको अगर हम कंडीशन को देखें तो इसका मतलब है कि एक लंबा समय निकलेगा जिसके बीच में जो जातक जातिकाएं पैदा होंगे उनमें राहु और गुरु जो है उनका कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो इसका ये मतलब तो ये हुआ कि कुछ साल ही ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको फोबिया होगा और कुछ साल ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको फोबिया ना हो। ऐसा नहीं होता। ये इसीलिए मैंने कहा कि आधी हकीकत है वहां तक जहां तक इंसान अपने ज्ञान का, अपने विजडम का यूज ना कर पाता हो, तब वो भी तब जब गुरु नीच राशि में हो। उसकी संभावना सिर्फ 1 साल बनती है। इसलिए 12 साल का, ये 18 साल का गैप करते करते जाएंगे तो फोबिया वाले बच्चे तो फिर बहुत सालों बाद पैदा होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। फोबिया की जो कंडीशंस हैं, फोबिया क्योंकि आज भी रिसर्च का एक विषय है इसीलिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा अभी कुछ बोल नहीं सकता। फोबिया में जो कंडीशन आती है वो ये होती है कि आपके एक लगन होता है आरुद्ध लगन। आरुद्ध लगन किताब कहती है कि आरुद्ध लगन से अगर तीसरे भाव में, आरुद्ध लगन से अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इंसान के अंदर फोबिया होगा। और अगर केतु बैठा हो तो उनका कहना है कि पिछले जन्म में इंसान की ऊंचाई से गिर के मृत्यु हुई है, इसीलिए ऐसे इंसान को ऊंचाई का, हाइट का फोबिया होता है। ये किताब का ज्ञान है। मैंने कुछ लोगों के ऊपर इसको लगा के देखा, कोशिश करी, तो ये मान के चलिए कि अभी रिजल्ट जो है ना वो 50-50% ही मिल रहे हैं। कि 10 लोगों से मैंने पूछा, मेरे पास जो कुंडलियाँ आई उनमें से मैंने 10 कुंडलियों में ऐसे कॉम्बिनेशन से देखे तो मैंने उनसे बोला ऐसा कुछ आता है। 5 लोगों ने तो हाँ में जवाब दिया, 5 लोगों ने ना में जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो कंसेप्ट उस टाइम दिए गए हैं वो कंसेप्ट ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई एक नक्षत्र की वैल्यू है जो कि उस काम को करा रहा है। इसीलिए पूरी की पूरी कुंडली में कोई भी एक चीज को देखकर उस पे एग्जैक्टली
तुरंत आ जाना कि नहीं यही हो रहा है, ऐसा तो गलत होगा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ योग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ योग अलग तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए शनि हर इंसान की कुंडली में अच्छा फल नहीं करता, तो शनि हर इंसान की कुंडली में बुरा फल भी नहीं करता। कुछ पर्टिकुलर राशियां हैं, उनके लिए जुपिटर अच्छा फल नहीं करता, लेकिन कुछ राशियों के लिए जुपिटर अच्छा फल करता है। तो जब भी हम कोई योग को पढ़ते हैं, जब भी हम कभी ऐसे चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो वो सबके लिए जनरल नहीं होती, वो यूनिक हो जाती है, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी अपने आप में यूनिक है। मैंने लास्ट टाइम पे एक कंसेप्ट चालू किया था जिसको मैंने कहा था श्रापित कुंडली। श्रापित कुंडली का जो कंसेप्ट है आपको कभी किसी नेट पे नहीं मिलेगा, और जितने भी लोगों को श्रापित कुंडली वाले कंसेप्ट मिलेंगे भी, तो वो राहु और शनि को जोड़ के बोलेंगे श्राप 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 और सिर्फ श्राप। मगर मैंने अपनी जब शुरू की थी कुंडली को पढ़ना, किताब तो मैं पढ़ रहा था 2004 से, और मैंने जब जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया तो मेरे पास इंटरनेट था 2008 में। तब से मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, उनके ऊपर कुंडली की प्रैक्टिकलिटी शुरू की। 2008 से लेकर मुझे तकरीबन तकरीबन 2017 तक जो अनुभव हो रहे थे वो ये हो रहे थे कि कुछ लोगों पे तो मेरी बात ठीक जा रही थी, कुछ लोगों पे मैं फेल हो रहा था, लेकिन जो लाइफ में हो रहा था वो सबसे बड़ी रियलिटी थी, वो झूठ नहीं था। इंसान मेरे से झूठ नहीं कह रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि किताबों में जो चीज़ लिखी है वो ठीक है, लेकिन वो भी किसी पर्टिकुलर कंडीशनों पे जाके ही अप्लाई होती। जैसे हम ओम्स लॉ को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात होगी, एटमॉस्फेयर की बात होगी, सराउंडिंग्स की बात होगी, वैसे ही यहाँ पर भी काम कर रहा है। वो नक्षत्र ही हैं जिनके अंदर बैठे हुए ग्रह काम कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक नक्षत्र के अंदर जाने के बाद ग्रहों का रिजल्ट कुछ स्पेसिफिक होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि पिन पॉइंट करनी थी। ऊपर से दिखने वाली चीज़ें सबको एक जैसी दिखती हैं, अंदर जब नक्षत्र लेवल पे जाके चीज़ें बदलने लगती हैं तो रिजल्ट्स में वेरिएशन आने लगता है। एक जातिका मेरे पास आई, उन्होंने कहा ब्रह्म राक्षस का केस है और बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे लिए सबसे बड़ी डर इस बात का था कि ब्रह्म राक्षस को मैं तो मानता ही नहीं, अब मैं इस पर यकीन कैसे करूं, लेकिन जो सामने वाला कह रहा है वो हकीकत थी। तो फिर हमने वहाँ पे उनके नक्षत्रों के ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमने को दिखाई देता है कि वहाँ पे गुरु नीच का है, कहीं ना कहीं गुरु श्रापित है। अब वो गुरु श्रापित है, इसीलिए मैंने फिर ये केस को निकालना शुरू किया। फिर मुझे राम जी की कुंडली का बेस लेके शादी तक वाले केस को जब मैंने एक्सप्लेन किया, तब भी मैंने इस बेस को रखा है श्रापित को। हकीकत में श्रापित को मैंने माना क्या है, कारण ये है कि यहाँ पे समझा रहा हूँ, लोगों ने उसको खोजने की कोशिश की, उनको जवाब नहीं मिले, उनकी जो जिज्ञासा है उसके लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल में श्रापित केस को मैंने इस तरीके से माना है कि जब कभी भी कोई ग्रह मुझे ऐसा मिला है कि सूर्य हमारी आत्मा है, ठीक है, इससे 6th या 7th हाउस में जब कोई प्लैनेट आता है तो उस कंडीशन में एक जो काल चक्र बनता है, उस काल चक्र में ये जो दिशा है इसकी देवी होती है नृत्ति। तो ये जो देवी हैं ये लक्ष्मी जी की बहन मानी जाती हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर अपोजिट माना जाता है, इसे हम बोलते हैं कर्स ऑफ गॉड। तो जब कोई ग्रह इस पर्टिकुलर दिशा में आ जाएगा सूर्य से, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा जो जिसका असर आपकी आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए मैंने ये कंसेप्ट को पकड़ा था कि कुंडली श्रापित है, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे वो आत्मा जिंदगी भर भुलाए नहीं भूलती। वो मुझे यहाँ पे बैठे हुए ग्रह बताते कि अगर यहाँ कोई, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य होगा हमेशा, ये फिक्स पोजीशन है, इस लाइन में कोई भी प्लेनेट आ गया तो उस प्लेनेट का जो हाउस है, जिसका भी वो स्वामी है, जिन भाव का, या तो उससे कोई इवेंट हो रही है, या तो वो ग्रह जिस भाव में बैठा है उससे कोई इवेंट हो रही है। उस किसी हुई चीज इवेंट से इंसान के मन पे, इंसान की आत्मा को एक झटका लगा है, और वो झटका कहीं ना कहीं उसको अपने साथ लेके चल रहा होता है। इस कारण से मैंने ये कंसेप्ट दिया था श्रापित कुंडली का कंसेप्ट। ये आपको नेट में अगर आप ढूंढेंगे ना तो वो सिर्फ ऐसा बताएंगे कि कोई सी शनि और राहु का कनेक्शन है तो वही श्राप है। मैं उसको श्राप नहीं कहता, मैं इस वाली चीज को कहता हूँ। इस पे भी मैं आज सिर्फ खोज ही कर रहा हूँ कि आखिरकार हो क्यों रहा है, बट रियलिटी में हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। इसीलिए
इंस्पाइट ऑफ बात करता हूँ कि साइंटिफिक तौर पे हमें कुंडली समझनी है, लेकिन फिर भी मैं ये कर्ज की बात करता हूँ, मैं श्राप की बात करता हूँ। इसलिए क्योंकि जिंदगी में वो चीज हकीकत में दिख रही है, तो मैं इसको अभी इनकार नहीं कर सकता। मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूं कि उसको साइंटिफिकली आपको समझा पा रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको आज की तारीख में भी कर्ज कह रहा हूँ। जिस दिन मैं उसका साइंटिफिक तरीके से उसको समझा दूंगा, उस दिन मैं बोलूंगा कि नहीं, फिर ये किसी का श्राप नहीं है, ये हमारे अंदर किसी एक चीज की कमी है। लेकिन वहां तक मेरी खोज पहुंच जाए तब मैं उस चीज को बोलूँ। आज के लिए तो मैं जब भी ऐसे कोई ग्रह देखता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़े हुए लोगों के साथ उनके आशीर्वाद लेने को कहता हूँ। तो क्योंकि मैं उसे मानता हूँ कि वो एक तरह का श्राप है। श्राप है मतलब किसी ने दुख में आकर आपसे कुछ कहा है, तो कोई खुश होकर आपको आशीर्वाद दे तो श्राप कम होगा। यही कारण है कि जब कभी भी मैंने किसी से कहा कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह श्रापित है, तो मैंने उससे बोला कि इनसे जुड़े हुए लोगों के साथ काम करो, उनके आशीर्वाद लो और उससे आपका भला होगा। क्योंकि उस समय मेरे पास कोई और उपाय नहीं है जिससे कि मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ये कारण है। श्रापित वाला जो केस है, एक जातिका ने बोला था कि मैंने श्रापित के केस को ढूंढने की कोशिश की मगर कहीं मिलता नहीं। ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मैं कुंडलियां पे खोज कर रहा हूँ, जिंदगी पे खोज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये चीज दिखाई देती है, इसलिए मुझे ये लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। मैं आपको एक कुंडली भी दिखाऊंगा, बहुत जल्दी दिखाऊंगा। उसमें जातिका विदेश तो गई, लेकिन विदेश जाने के बाद वो परेशान ही रही, और उस समय तक उनको उनके किन्हीं पंडित जी ने बोला था कि ये विदेश में जाके नौकरियां कर लेंगी, लेकिन उनको नौकरी वहां मिल नहीं रही थी। तो वो कैसे वो कुंडली श्रापित थी, वो हमें बाद में समझ में आया। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। तो कुछ लॉजिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो रियल ऑफ जो लाइफ के अंदर होता है, रियलिटी उसके ऊपर बेस्ड है। और क्योंकि उसके ऊपर बहुत कम लोगों ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें आपको इंटरनेट पे लिखी हुई मिलेंगी। इंटरनेट पे वही चीज़ें आपको मिल रही हैं जो कि पुराने ज़माने की किताबों में लिखा था। हर इंसान आता है, गुरु चंडाल का योग समझाता है, हर इंसान आता है, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन पे बोल जाता है, क्योंकि वो किताबों में लिखा था। हमें वो देखना है जो जिंदगी में हो रहा है। अगर जिंदगी में हो रहा है तो रियलिटी है। किताबों में लिखी हुई बात उसी के समान है जैसे कि हम अपने बचपन में पढ़ते थे कि प्लूटो जो है वो एक प्लेनेट है, लेकिन साइंस ने तरक्की करते करते आज की तारीख में कहा कि प्लूटो प्लेनेट नहीं है, तो हम भी मान रहे हैं प्लूटो प्लेनेट नहीं है। जिस समय हमारी एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई थी, वो युग बहुत पुराने थे। उन समय उनकी जो ज़रूरतें थी, उनकी जो नीड्स थी, वो बहुत कम थी, तो वो 5-7 ग्रह में अपनी नीड्स पूरी कर लेते थे। आज तो प्रोफेशन के अंदर इतनी लाइनें हैं कि कौन सा प्लेनेट कौन सी एनर्जी मिलाएगा, तब कौन सा प्रोफेशन बनेगा, ये सोचना पड़ता है। इसीलिए वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं, और डार्विन की थ्योरी को मान के चलिए कि जो वक्त के साथ बदल के अपने आप को रखेगा वो जिंदा रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी में भी हमें यही करना पड़ रहा है। हमारे नॉलेज के अंदर कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके अंदर हमको अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे आज के वक्त के हिसाब से, उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसको लाना पड़ेगा, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कुछ ऐसे कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ वो आपको नेट पे या किताबों पे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जिंदगियों में जरूर मिलेंगे। नहीं मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बात करवा के दिखाऊंगा कि देखिए इस कुंडली में श्रापित है, आप बात करके देखिए, क्योंकि वो रियलिटी ऑफ द लाइफ होगी। सो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। किसी चीज को नेट से पढ़ना, किताब से पढ़ना और उसको अपने अंदर धारण कर लेना, ये गलत है। पहले उसकी हकीकत को देखिए, क्या वो रियलिटी में हो रहा है, और हो रहा है तभी उसको मानिए, अन्यथा नहीं मानिए, वरना हमेशा भय व्याप्त होगा। और जितनी बार भय व्याप्त होगा, आप जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा दूसरों के लिए फायदा है, क्योंकि आपका डर किसी और के लिए कमाई का जरिया बन जाता है। सो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे, और किन्हीं भी योग को, किन्हीं भी चीज़ों को देख के डरने के बजाय इस बात पे यकीन करेंगे कि हाँ, कोई चीज़ मेरे साथ अगर जुड़ी है तो क्यों जुड़ी है, इसको खोजूं बजाय कि मैं डरते रहूं। ये बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।